सुरेंद्र संधू साहब, रूपलाल बेटी साहब, हमारे साथी जयपाल बेटी साहब जिन्होंने हमें इन्विटेशन दिया, और बहन कमलेश जी और पूरी मातृशक्ति और सभी साथी, सबका आपने इंट्रोडक्शन किया। और सर्वप्रथम मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बैठ सकूँ, दो बात कर सकूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं आप सबको धन्यवाद देना इसलिए चाहूँगा कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं और उसके बाद भी आप एक बहुजन समाज पार्टी, उसकी आप जो है ख्याल रख रहे हैं, उसके बारे में चिंतित हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आप कंट्रीब्यूट करें, उसको सुदृढ़ बनाने में, उसको अच्छा बनाने में। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग अपने लिए धीरे धीरे ताली जरूर बजाएं, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि लोग दूर आते हैं और फिर समाज को भूल जाते हैं। तो समाज को आप भूल नहीं गए हैं, आप समाज के लिए लगे हैं। और विशेषकर मैं मातृशक्ति को देख रहा हूँ कि सब लोग मतलब पूरे जेस्ट और ज़ील से लगे हुए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से बधाई कि आप लोग ने जो है ये बात रखी। दूसरी बात जो अभी संधू साहब ने कही कि हम किस प्रकार पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक विजन मान्यवर कांशीराम ने दिया। उनको नमन करते हुए कि मान्यवर कांशीराम का एक फिलॉसफी थी, ये फिलॉसफी बहुत कम नेताओं ने रखी कि हमें क्यों अपने समाज की चिंता करनी चाहिए। और 1971, आप सोचिए 1971 में ये बात सोच ली थी उन्होंने कि हमें अपने समाज की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम समाज से बड़े हुए। संधू साहब एक्सीएन साहब रिटायर हुए, कुछ लोग प्रिंसिपल से रिटायर हुए। तो क्यों हुए? क्योंकि समाज में वो पैदा हुए थे और समाज में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान के आधार पर हमको हक मिला और हक मिलने की वजह से हम अपने पिंड से बाहर भी निकल के आए। नहीं तो उसी पिंड में हमको जो है लोग कहते कि वहीं रहो, तुम्हारा यही काम है, तुम यही काम करो, तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई आज़ादी नहीं होगी। लेकिन बाबा साहब की वजह से हमको अधिकार मिले और उस अधिकार, क्योंकि हम समाज में पैदा हुए थे और इसलिए मान्यवर ने सोचा कि जिस समाज की वजह से हमको अधिकार मिले हैं उस समाज को हमें वापस करना चाहिए। हम जब रिजर्वेशन लेकर के आगे बढ़ गए, मैं तो रिजर्वेशन लेकर के आया और प्रोफेसर बना, अगर शायद रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद मैं नहीं आ पाता। लेकिन दूसरी बात है कि आप लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, तो आपने तो समाज से वहाँ से तो लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर बैठकर भी आप उस समाज के बारे में चिंता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जज्बा जिंदा कैसे रखा है संधू साहब और जो है रूपलाल साहब, आप ही लोग बताएंगे कि आपने जिंदा कैसे रखा है और इसको जिंदा कैसे रखे हुए हैं, क्यों जिंदा है, इस पर बैठ करके आपको सोचना चाहिए। मुझे तो नहीं पता है कि क्यों जिंदा है, लेकिन मैं आप ही लोग से पूछ सकता हूँ कि भाई ये क्यों जिंदा है और क्यों आप इतना उसके लिए व्याकुल हैं, क्यों इतना परेशान है कि नहीं हमें वहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपना। तो ये मुझे लगता है कि आप इसके बारे में लिखिएगा, सोचिएगा कि आखिर क्यों दिल के अंदर वो अकुलाहट होती है कि नहीं, हमको हमारे समाज में जो भाई हमारे पीछे छूट गए हैं उनको हमें कंट्रीब्यूट करना है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो गुरु महाराज की देन है या बुद्धा की देन है, किसी की देन जरूर है कि आपके अंदर वो दिल में दर्द है, वो पीड़ा है और आपको सोचना है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मान्यवर का जो आंदोलन रहा है वो बहुत साइंटिफिक रहा है, वो बड़ा वैज्ञानिक रूप में सोच करके उन्होंने आंदोलन बनाया और इसीलिए
बड़ी दुश्वारी आई उनके मार्ग में, बहुत दुश्वारी आई और कुछ नहीं था उनके पास। न कोई टाटा था, न कोई बिरला था, न कोई अंबानी था और न कोई पैसा देने वाला था, न पढ़े लिखे लोग थे। गुर्बत के मारे, जहालत के मारे लोग उनके बीच में वो काम कर रहे थे। तो उन दुश्वारियों का सामना करते हुए उन्होंने कैसे सोचा कि नहीं, हमको अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और इसलिए मैं बार बार जब पढ़ता हूँ उनको तो मुझे लगता है कि वो वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक सोच से ही उन्होंने आंदोलन को खड़ा किया। 3 फॉर्मूले मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने 3 फॉर्मूले बताए। पहला फॉर्मूला था कि द कम्युनिटीज हुज नॉन पॉलिटिकल रूट्स आर वीक, देयर पॉलिटिक्स विल नॉट बी सक्सेसफुल। जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। और इसलिए उन्होंने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था बामसेफ। और बामसेफ बना करके उसमें उन्होंने, मैं केवल 2 फॉर्मूले बता दूं कि उन्होंने कैसे साइंटिफिक फार्मूला बना करके जो है उसके अंदर एक फार्मूला उन्होंने दिया N × D × S = C। यानी कि N का मतलब नीड और D का मतलब डिज़ायर और S का मतलब स्ट्रेंथ। नीड, डिज़ायर और स्ट्रेंथ जब तीनों होगी तब सामाजिक परिवर्तन आएगा, वरना परिवर्तन नहीं आ सकता। तो कैसे नीड सबको है कि परिवर्तन आए, लेकिन क्या डिज़ायर है, वो डिज़ायर, वो चाहत कैसे भरी जाए, इसके लिए उन्होंने पूरा काम करना शुरू किया। और उन्होंने कहा ऐसे नहीं काम होगा, संगठन जरूर है और वो भी पढ़े लिखों का संगठन। तो उसमें उन्होंने M × M = O, मैन × माइंड × मनी = ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा आदमी जिसके पास दिमाग हो, माइंड हो और जिसके पास पैसा हो, वही पहले संगठन बनाएगा। तो फिर उससे संगठन बनाया और उसके बाद फिर उन्होंने तीसरा फॉर्मूला दिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट विल बी रन बाय सेल्फ हेल्प। आत्मसम्मान का आंदोलन आत्म सहायता से चलेगा, दूसरे लोग आकर के इसका सहायता नहीं कर पाएंगे। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, कैन यू वेट फॉर सम टाइम प्लीज। सो उन्होंने कहा कि नो, वी आर नॉट गोइंग, दूसरे से हम सहारा नहीं लेंगे। अगर हम दूसरे से सहारा लेंगे तो उसका इशारा आ जाएगा। तो इसलिए हमको खुद मदद करनी होगी, अपने आंदोलन के लिए अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट विल बी रन बाय सेल्फ हेल्प। और उस मदद के लिए उन्होंने जज्बा भरा लिया, क्योंकि सब लोग, बहुत बड़ा बड़ा मकान है, बहुत बड़ा बड़ा दुकान है, बहुत बड़ा उनका बिजनेस है, लेकिन सब लोग की पॉकेट जल्दी निकलती नहीं। तो वो आदत कैसे दिया जाए, इसके लिए उन्होंने जज्बा भरा। वो जज्बा बहुत बड़ा है, कभी और मिलेंगे तो बात हो जाएगी, लेकिन ये 3 फॉर्मूले आप जरूर याद रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट विल बी रन बाय सेल्फ हेल्प। M × M = O, मैन यानी कि आदमी, और वो आदमी जिसके दिमाग हो और जिसके पास थोड़ा पैसा हो वो संगठन बना सकता है। और पहला जो फॉर्मूला था N × D × S = C यानी कि चेंज। तो ये साइंटिफिक फार्मूला बनाया और उसके बाद फिर उन्होंने लड़ाई शुरू करी। और लड़ाई शुरू करने का एक सबसे बड़ा जो तजुर्बा था कि नकारात्मक नहीं होना है, नेगेटिव सोच नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू थिंक नेगेटिव। उसका पैर खींच लिया, इसका ये गिरा दिया, उसका वो कर दिया या उसको छोटा कर दिया। उनका फॉर्मूला था, अगर किसी लाइन को छोटा करना है तो उसको मिटाइए नहीं, उसके आगे बड़ी लाइन खींचिए, वो लाइन दूसरी छोटी हो जाएगी अपने आप।
ये उनकी पॉजिटिव थिंकिंग जो थी वो एक बहुत बड़ा फिलॉसफी लेकर के आए। उसके बाद जब मान्यवर ने कहा कि आपकी पॉलिटिकल रूट अगर मजबूत हो जाएगी तब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने फिर दूसरा फॉर्मूला बताया। दूसरा फॉर्मूला उसके अंदर था कि पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल्स, सत्ता संघर्षों का प्रतिफल, संघर्ष से ही सत्ता मिलेगी। अब सत्ता को संघर्ष करने के लिए कैसे बताया उन्होंने कि भाई ये जो हमने संगठन बामसेप बनाया है ये संघर्ष नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें नौकरी पेशा वाले लोग हैं और सब के सब सिविल सर्विस कंडक्ट रूल से काम करेंगे, तो दे विल नॉट बी एबल टू एजिटेट। एजिटेशन करने के लिए उन्होंने संगठन बनाया जिसका नाम था DS4, 6 दिसंबर 1981, और 81 को बना करके उन्होंने संघर्ष शुरू किया। और उन्होंने कहा किसके खिलाफ संघर्ष करना है, ये चिन्हित किया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। तो ठाकुर ब्राह्मण बनिया के खिलाफ हमें जो है संघर्ष करना है, ये उन्होंने बता करके फिर उसको आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ा करके उन्होंने कहा कि हमको अब जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक आंदोलन किया, मिरेकल ऑफ 2 feet and 2 wheels। मिरेकल ऑफ 2 feet and 2 wheels, ना हमारे पास हवाई जहाज नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे पास साइकिल तो है और 2 पैर हैं। 2 पैर अगर सलामत हैं, 2 पहिए अगर सलामत हैं, तो हम पूरे जो है भारत में भ्रमण कर सकते हैं। और फिर 3000 किलोमीटर गाड़ी खुद चलाई उन्होंने साइकिल, और 3000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद उन्होंने जवानों से कहा जब मैं 52 साल का 3000 किलोमीटर चला सकता हूँ तो तुम भाई 50 किलोमीटर तो चला ही सकते हो। तो मान्यवर का जो सबसे बड़ा फलसफा था कि प्रैक्टिकल खुद करना, और खुद करके प्रैक्टिकल दूसरों को बताना कि नहीं, यू कैन ऑल्सो डू इट, आप भी कर सकते हो। तो उन्होंने फिर वो साइकिल चला करके लोगों में जज्बा भरना शुरू कर दिया। उसके बाद एक आंदोलन जो उसी के अंदर था वो था पीपल्स पार्लियामेंट। उस समय हम लोग संसद में नहीं जा सकते थे, संसद में हमारे लोग नहीं थे, तो उन्होंने कहा कैसे हम लोगों को उत्साहित करें कि भाई हमें जाना है। तो उन्होंने जैसे ये है ना, इसको ही संसद मान लिया, और संसद मानने के बाद कहा इधर पक्ष वाले बैठते हैं और इधर विपक्ष बैठता है, कानून बनते कैसे हैं ये समझाया उन्होंने, और उसको लेकर के पूरे भारत में भ्रमण करके लोगों को समझाया कि पीपल्स पार्लियामेंट में हमको यहाँ पर, क्योंकि हम जा नहीं सकते हैं लेकिन हम मान तो सकते हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठे, और पार्लियामेंट का महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, हमें पार्लियामेंट में क्यों जाना चाहिए, ये बात उन्होंने जनमानस के अंदर बताई। और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया। साथियों, जब इलेक्शन लड़ लिया तो आपको पता है कि उन्होंने तीसरा फॉर्मूला दिया कि व्हेन पीपल अपोज सक्सीड, जो लोग विरोध करते हैं कामयाब हो जाते हैं तब, व्हेन पीपल अपोज सक्सीड दे आर आस्क्ड टू प्रपोज। जब लोग विरोध करते हैं, जब कामयाब हो जाते हैं तो उनसे पूछते हैं भैया तुम्हारा फॉर्मूला क्या है तो बताओ। तो उस प्रपोजल के लिए मान्यवर ने 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई प्रपोजल रखने के लिए। और प्रपोजल क्या था, इसको 2 लाइन में कहा, इकोनॉमिक इमेंसिपेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्थिक उत्थान और सामाजिक परिवर्तन, ये मेरा प्रपोजल है। अब प्रपोजल पूरा कैसे होगा उसकी बात, लेकिन आप देखिए कि मान्यवर की सोच ये है कि पहली ऑर्गेनाइजेशन 6 दिसंबर को बनाई 1978, 6 दिसंबर 1978, दूसरी बनाई 6 दिसंबर 1981। ये था केवल संघर्ष करने के लिए, लेकिन जब प्रपोजल रखना था तो उन्होंने 14 अप्रैल को चुना, खुशी का दिन, बाबा साहब पैदा हुए, वो खुशी का दिन है, तो उस खुशी के दिन को हम खुशी खुशी कैसे चलाएंगे, इसमें मान्यवर ने
बनाया और उसके बाद फिर उन्होंने आंदोलन चलाए। मैं बहुत जब कैडर लेता हूँ तो कम से कम नहीं तो 25 कार्य हम लोग बताते हैं। मैं केवल एक कार्य बताऊंगा कि लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा कार्य मान्यवर ने करवा दिया, या बहन जी के माध्यम से कितना बड़ा कार्य उन्होंने करवाया। 7 ऐसे विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, 7 यूनिवर्सिटीज, जिनका जीर्णोद्धार या तो बहुजन समाज पार्टी के कार्य में हुआ और या फिर जो है बनाया गया उनको उनके कार्य में। सबसे पहला जो था विश्वविद्यालय जिसका जीर्णोद्धार किया या बड़ा किया वो था अंबेडकर विश्वविद्यालय। 3 जून 95 को सरकार बनी और मान्यवर लखनऊ में ही वो यूनिवर्सिटी राजीव गांधी ने बनाने की कोशिश की थी। केवल 8 एकड़ जमीन में वो उन्होंने कहा कि 8 एकड़ जमीन में बाबा साहब अंबेडकर की हम जो है यूनिवर्सिटी बना देंगे। तो जब मान्यवर गए उस समय बहन जी चीफ मिनिस्टर बन गई थी, उनको लेके गए देखने के लिए, भाई कहाँ है बताओ, राजीव गांधी ने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, कहाँ है देखें। तो पता 8 एकड़ में वो यूनिवर्सिटी और उसमें बड़ी बड़ी घास और बाबा साहब का केवल पुतला लगा हुआ, कुछ भी नहीं था उसमें। तो मान्यवर बोले भाई ये तो यूनिवर्सिटी नहीं लग रही है। जब मान्यवर ने शाम का समय था अपना चेहरा उठा कर देखा तो दूर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत जगमगाती हुई बिल्डिंग। तो मान्यवर ने कहा ये क्या है? तो वो उनके आईएएस बोले सर ये राजीव गांधी के भाई के नाम से हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, संजय गांधी पीछे। तो बोले भाई ये कितने एकड़ में है? तो बोले ये तो सर 250 एकड़ में है। तो मान्यवर ने कहा कि बाबा साहब तो केवल 8 एकड़ और संजय गांधी क्या है उसको 250 एकड़। तो भाई मायावती जी अब आप चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, जरा बाबा साहब को भी 250 एकड़ जमीन दे दीजिए। और 250 एकड़ जमीन उसी दिन जो है मुकर्रर हो गई और आज वो विश्वविद्यालय बना हुआ है।